गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी कि आरबीआई के कार्यों को पढ़ा था। इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं आरबीआई सरकार के बैंकर, एजेंट तथा सलाहकार के रूप में। आरबीआई एज ए बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। यह आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 20, 21 एवं 22 के प्रोविजंस हैं इसमें। और इसमें आरबीआई जो भी कार्य करेगा वो इस प्रकार से है। फर्स्ट, सरकार के करों एवं ऋणों का संग्रहण। इसको मैं जूम कर देती हूँ। कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लोन्स। ये क्या करता है? सरकार के ऋणों और करों का कलेक्शन करेगा। सेकंड है बिना ब्याज सरकारी जमाएं प्राप्त करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। रिसीविंग गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विदाउट इंटरेस्ट। फिर है सार्वजनिक ऋण प्राप्त करना, उनको चुकाना तथा ब्याज का भुगतान करना। ऑब्टेनिंग पब्लिक डेब्ट, रिपेइंग एंड पेइंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सरकार को ऋण देना, गवर्नमेंट लैंडिंग या लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, उधार देना या लोन देना। ठीक है। फिर है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि ये जो कार्य हैं ये आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में या एजेंट के रूप में या सलाहकार के रूप में काम करता है। और इसकी सेक्शन 20, 21 और 22 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब चलते हैं हम आरबीआई के नोट निर्गमन संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटेड टू नोट इश्यू बाय आरबीआई। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? 22, 23, 24, 28 ए और 33। धारा 22 के अनुसार आरबीआई को नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है, एकाधिकार, मोनोपोली है इसकी। धारा 23 के अकॉर्डिंग आरबीआई का जो नोट निर्गमन विभाग है, नोट इश्यू डिपार्टमेंट, वो नोट निकालने का काम करता है। और धारा 24 के अकॉर्डिंग 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 तक के राशियों के नोट कौन निकालता है? आरबीआई। आरबीआई को ये अधिकार दिया गया है। अब विशेष नोट की बात ये है, विशेष आपके नोट करने लायक बिंदु ये है कि 1 रुपये का नोट फिर कौन जारी करेगा? तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है और उसका हिसाब किताब भी वही रखता है तथा जिस पर किसके वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि इसके अलावा 1 रुपये के अलावा के जो भी नोट होंगे वो कौन निकालेगा? आरबीआई। और आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन 1 रुपये का नोट कौन निकालेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट, और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होंगे। अब हम बात करते हैं 1978 के बाद 5000 तथा 10,000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। इनके अलावा इनमें समय समय पर चेंजेस होते रहे हैं, उनसे आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कि अभी रीस्टार्ट हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं विशेष प्रकार के नोट निर्गमन। ये धारा 28A के अनुसार है। आरबीआई को विशेष नोट निकालने का प्रावधान है जो कि पड़ोसी देशों में प्रचलन में विधिग्राह्य हैं लेकिन भारत में नहीं है। तो इस प्रकार के नोट सन 1958 में 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के विशेष नोट निकाले गए थे। यानी कि जो भारत में तो यूज़ नहीं लिए जा रहे हैं या प्रचलन में नहीं है लेकिन पड़ोसी देशों में है। अब नोट निर्गमन के पीछे धरोहर कोष, रिजर्व्स अगेंस्ट नोट इश्यू बाय आरबीआई। इसको हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। ये सबसे पहले बता दूं धारा 33 के अकॉर्डिंग है और इसको 2 पार्ट्स में ऐसे समझेंगे कि आरबीआई एक्ट 1935 लागू हुआ तब से लेकर 1956 तथा 1956 के बाद में अब तक। तो 1956
तक तो क्या होता था, आनुपातिक कोष प्रणाली प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम काम में लिया जाता था। इसमें क्या होता था, पेपर करेंसी यानी कि कागजी नोटों के पीछे 40% तो क्या रखा जाएगा, गोल्ड या गोल्ड के सिक्के या गोल्ड का या फिर गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ या फिर स्टर्लिंग, और उसके अलावा 60% क्या होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लस कमर्शियल बिल्स यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ प्लस व्यापारिक बिल्स, यानी कि इसमें हम 40 करोड़ का स्वर्ण कोष रखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1956 में जो सेकंड पंचवर्षीय योजना लागू की गई, इसमें हीनार्थ प्रबंधन, यानी कि हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है, घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त नोट छापना। तो इसकी भारी व्यवस्था हुई, उस वजह से विनिमय संकट सामना करना पड़ा। तो उस वजह से ये जो आनुपातिक कोष प्रणाली है, ये जो 29 साल से चली आ रही थी, इसके स्थान पर इसको समाप्त करके क्या किया गया, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया। इसमें कोष शुरू में कितना रखा गया, 515 करोड़ रुपए। अब किसका, करेंसी के पीछे, कौन सी करेंसी, पेपर करेंसी यानी कि कागजी मुद्रा, कागजी नोट के पीछे 515 करोड़ रुपए का कोष रखा गया, जिनमें से 115 करोड़ क्या था, स्वर्ण प्लस स्वर्ण के सिक्के, और 400 करोड़ क्या था, विदेशी प्रतिभूतियाँ, फॉरेन सिक्योरिटीज। और इसमें भी आप ये देखिए कि सरकार इसमें जो विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये जो 300 करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ तक विदेशी प्रतिभूतियों को घटाया जा सकता है, ये था। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं इसकी कुछ चीज़ें, जैसे ये मैं आपको बुक से पढ़कर बताऊंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्वर्ण जो कोष है यानी कि गोल्ड की रिजर्व से उनकी पूर्ति बढ़ाई गई, यानी कि पहले कितने का रख रहे थे, 40 करोड़ रुपए का, तो उसका मूल्यांकन था 18.21 रुपये प्रति 10 ग्राम से होता था। लेकिन जब 1956 में उसी 40 करोड़ रुपए मूल्य के सोने का मूल्यांकन तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय दर जो कि कितनी थी, 53.58 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, तो वहीं उसी सोने का 40 करोड़ रुपए के स्थान पर ये कितना हो गया, 115 करोड़ रुपए, ठीक है। और यानी कि सुरक्षित स्वर्ण कोष का मूल्यांकन 21.3 से आने 10 पाई प्रति तोला के स्थान पर नए संशोधन में कितना हुआ, 62.50 रुपये प्रति तोला से हुआ। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि फरवरी 1966 से स्वर्ण का मूल्यांकन कोष की दृष्टि से 83.39 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से किया जा रहा था, लेकिन 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर करने से मई 1991 में रिजर्व बैंक के पास कितना था, 7,160 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व था। अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली में किस प्रकार से कोष रखे जा रहे हैं, इसको हम ऐसे देखेंगे कि इसमें संशोधन हुआ 1957 में। 25 अक्टूबर 1957 को ये जो न्यूनतम कोष था, जो कितना था, 515 करोड़ रुपए, उसकी जगह कितना कर दिया गया, 200 करोड़ रुपए। इनमें से 115 करोड़ गोल्ड से रिलेटेड यानी कि गोल्ड के सिक्के वगैरह ये सब आ गए, और 85 करोड़ में स्टर्लिंग प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज आ गई। अब इसमें भी फॉरेन सिक्योरिटीज़ के लिए केंद्र सरकार की अनुमति से इनकी राशि या इनका अनुपात 0 तक रखने का व्यवस्था की गई, यानी कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कोष को 0 तक घटा सकते हैं। और यह जो न्यूनतम कोष प्रणाली का जो ये कोष है, कितना, 200 करोड़ रुपए, ये वर्तमान तक चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, provisions for purchase and sale of foreign exchange by RBI। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय खरीद बिक्री के प्रावधान, ये किस में है, सेक्शन 40 में।
और इसके अधिकारों के अनुसार आरबीआई को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता यानी कि कलकत्ता और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड सेंटर्स पर समय समय पर निर्धारित शर्तों एवं दरों पर विदेशी विनिमय का क्या करना है, खरीद और क्रय विक्रय कर सकता है। कौन कर सकता है? आरबीआई। इन लेन देनों में रिजर्व बैंक को क्या करना होगा? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों और उपनियमों की पालना भी जरूरी है। यानी कि ये जो विदेशी विनिमय की खरीद और बिक्री की जाएगी, इसमें आरबीआई के नियमों और उपनियमों की पालना भी की जाएगी। इन नियमों के अंतर्गत ही ये कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन और नियंत्रण के प्रावधान। अब इसके लिए वैसे तो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम यानी कि भारतीय कंपनीज नियमन अधिनियम 1949 बना हुआ है, लेकिन चूंकि आरबीआई क्या है? अंतिम ऋणदाता है और शीर्ष बैंक है। किसका? बैंकों का बैंक है, बैंकों का शीर्ष बैंक है तथा उनके लिए अंतिम ऋणदाता यानी कि उनके लिए अंतिम जो सोर्स है वो कौन सा है? आरबीआई। तो इस वजह से आरबीआई को धारा 17, 18, 42, 45, 1, 45 बी, 45 सी, 45 डी, 45 ई तथा पेनल्टी संबंधी प्रावधान या अधिकार या कुछ प्रावधान दिए गए जिनके अकॉर्डिंग वह क्या करता है? आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रखता है, यानी कि उन पर नियमन और नियंत्रण का कार्य कर रहा है। किसके द्वारा? इन धाराओं के, इन सेक्शंस के द्वारा, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अभी आप इसका रिवीजन कीजिए। इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं हैं किंतु बोले हैं, उनको भी आप नोट कीजिए। थैंक यू।